Hello everyone, I welcome you all to Work Smart UPSC. Today is 4th of June 2025 और हम डेली न्यूज़ एनालिसिस की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं. So let's start the day. So जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आई है that is about new protections for Ladakh. So यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्शंस लद्दाख को जो कि एक यूनियन टेरिटरी है प्रोवाइड की हैं अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बारे में भी हम जानेंगे. सो लेट्स मूव अहेड और इस न्यूज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं और कुछ नोट्स की फॉर्म में हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है सो दैट आपके लिए हर एक डिटेल जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. So first of all, we will look at the relevance of this news. So ये news relevant होगी आपके लिए GS paper 2 में. These are the subtopics which it caters to: governance and constitution, polity for GS2. अगर हम GS1 की बात भी करें तो इसमें रीजनलिज्म जो है एंड डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी जो कि वहाँ पर सिविल सोसाइटी बड़े टाइम से कर रही है उसके बारे में भी दिस न्यूज़ केटर्स टू. एंड GS3 एनवायरनमेंट पोर्शन जो है वहाँ पर भी जो ecological and cultural preservations hai, because this is a very sensitive region like Ladakh. So these are the subjects and essay में भी आप you can have a look at these. So let's move ahead on the news जो कि हमारे लिए important है. So first of all the context of the news is that इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि यहाँ पर वी नीड टू प्रिजर्व लद्दाख्स लैंड जॉब्स एंड कल्चर. सो इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हैं और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है. सिविल सोसाइटी वहाँ की जो है सिविल सोसाइटी हैज़ बीन डिमांडिंग कि हमें सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए. बट ये जो रेगुलेशंस आई हैं दीज आर नॉट अंडर सिक्स शेड्यूल. ये इस पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. वी हैव सेपरेट स्लाइड फॉर दिस बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देना चाहता हूँ बिकॉज सिक्स शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. जैसा कि आप जानते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल जो है दैट टॉक्स अबाउट schedule areas in the constitution and sixth schedule talks about the tribal areas in Assam, Tripura, Mizoram and Meghalaya. तो ये आपकी शॉर्ट फॉर्म भी है. इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में अपने स्टैटिक नोट्स में रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम फॉर अस. अभी हम न्यूज़ पे ही ध्यान रखेंगे. इसमें अगर आगे चलें तो क्या ये रेगुलेशंस हैं आपको इनके बड़े डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है बट अगर न्यूज़ में है सो हम इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. सो द फर्स्ट रेगुलेशन इज दैट लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025. सो देखिए ये डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को करता है. 15 साल आपका रेजिडेंस होना चाहिए वहाँ पे या फिर एजुकेशन होनी चाहिए 10th या +2 आपने वहाँ से लद्दाख से की होनी चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है लद्दाख में फॉर 10 ईयर्स. सो अगर ये इनकी है इनमें से कोई भी है डोमिसाइल सो देयर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन आर आल्सो एलिजिबल. ओके. इसके बाद जो है लद्दाख सिविल सर्विसेज डोमिसाइल सर्टिफिकेशन रूल्स. इनमें है कि डोमिसाइल प्रोसीजर क्या है और इसमें एक चीज़ है कि तहसीलदार को उन्होंने इशूइंग अथॉरिटी बना दिया है एंड डीसी जो कि कुछ जगहों में डीएम भी होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होते हैं. So that DC is the appellate authority in Ladakh. Okay. इसके बाद रिजर्वेशन की बात की गई है. सो रिजर्वेशन को कैप कर दिया गया है CST, OBC एंड EWS के लिए. ST का कोटा जो है दैट इज 45%. बट अगर यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि टोटल रिजर्वेशन that is capped at 85% excluding the EWS reservation. So this is something but ये आपके लिए पॉइंट्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हैं. हम एक बार समझ रहे हैं कि ये रेगुलेशंस क्या हैं बिकॉज इट्स इन न्यूज़. ओके. लेट्स मूव अहेड. सो एंड द फिफ्थ वन इज लद्दाख की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन है उसमें दिस बोधी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश इन तीनों को आप एक बार देख लीजिएगा बिकॉज यूपीएससी समटाइम्स आस्क्स क्वेश्चन लाइक दिस. सो इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दिया गया है. सो काइंडली हैव अ लुक एट दिस. एंड लद्दाख लोकल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस रेगुलेशन 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं. वी डोंट नीड टू गो वेरी डीप इनटू दीज स्टेप्स. ओके. अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए देन यू शुड लुक एट योर सिक्स्थ शेड्यूल जहाँ पर की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं
उनके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे सो दैट वुड बी बेटर। लद्दाख के पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ओके? लेट्स मूव अहेड। सो yeah, it provides for consultative role in developmental planning, cultural promotion। ये किसके रोल की बात हो रही है? आपके LAHDCs की। लेट्स मूव अहेड। सो ये regulations जो आई हैं, why are they significant? They intend to preserve Ladakh's unique demography, culture and ecological sensitivity। ओके एंड देखिए, दीज रेगुलेशन प्रोवाइड लीगल एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क्स, क्योंकि अभी सिक्स शेड्यूल में लद्दाख है नहीं, सो कोई तो वहाँ पे सेफ गार्ड्स चाहिए होंगे। दैट्स वाई दीज रेगुलेशंस आर सिग्निफिकेंट। सो बट इसमें अगर हमने ये डिस्कस किया है, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स भी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। ये जो रेगुलेशंस हैं, इनको आर्टिकल 240 के अंडर दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होता है। सो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी विथड्रॉ कर सकती है। दीज रेगुलेशंस आर नॉट अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, सो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। दीज रेगुलेशंस कैन बी विथड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, लैंड सेफगार्ड्स भी नहीं है। कोई भी जो नॉन डोमिसाइल है लद्दाख का, वो भी अभी भी लैंड लद्दाख में खरीद सकता है। एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज में जो होता है वो इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया है लीगल सेफगार्ड। देखिए, लैंग्वेज एंड कल्चर को लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिएगा, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि कुछ लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस किया है, बट कोई रोड मैप अनाउंस नहीं किया गया है उनके ऑफिशियल यूज़ का, जैसे कोर्ट में, एजुकेशन में या गवर्नेंस में। सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट हियर। देखिए, एंड इलेक्टेड लॉ मेकिंग बॉडी की कोई बात नहीं की गई है, बिकॉज़ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 लद्दाख को एक यूटी बनाया गया है। बट ये जो यूटी है, यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, अनलाइक यू हैव राइट नाउ इन दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो वो भी इनकी डिमांड रही है। एंड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो है, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड if we compare it to the sixth schedule, okay? So in sixth schedule we have autonomous districts, but these autonomous councils of Ladakh, they lack power to make binding laws, okay? So these are the gaps which were highlighted in this news। बट अगर हम देखें, काफ़ी टाइम से यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी है वो डिमांड कर रही है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाला जाए अलॉन्ग विद these are the other states। i'm I want you to have a revision of this again। so इसमें क्यों वो चाह रहे हैं? बिकॉज लैंड एंड जॉब प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कल्चरल सेफगार्ड्स हो जाएंगे एंड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी मिल जाएगी। काफ़ी हंगर स्ट्राइक्स भी इसमें न्यूज़ में थी, ये कुछ ग्रुप्स हैं, okay? So these people were protesting and they wanted Ladakh to be included in sixth schedule। so let's move ahead। तो conclusion तो यही है कि they are a very good steps towards decentralization, because काफ़ी हद तक इन्होंने autonomy दी भी है। बट अगर हम सिक्स शेड्यूल से कंपेयर करें तो काफ़ी कम ये गारंटीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। सो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट यही था कि आपको सिक्स शेड्यूल का आइडिया होना चाहिए, लद्दाख में क्या हो रहा है, एंड वहाँ की जो ऑटोनोमस काउंसिल है उनके पास क्या पावर्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। लेट्स मूव अहेड। सो जो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के रिलेटेड ही है। इसमें आपके लिए काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स इसमें बताए गए हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इस न्यूज़ में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कि रेलेवेंस क्या है इसका। सो ये जो आपका जीएस2 का एग्ज़ाम है, जीएस2 का पेपर है, इसमें दिस टॉपिक, द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ऑल दीज टॉपिक्स जिनको ये न्यूज़ कैटर करती है। एथिक्स में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं। एंड ऐसे के एग्ज़ाम में भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स। आप ये देख लीजिएगा इसको पॉज़ करके, बिकॉज़ दीज़ आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई वांट यू टू फोकस ऑन द न्यूज़ नाउ, ओके? सो लेट्स मूव अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन पे ही जाएँगे कि कैसे शुरुआत हुई सिविल सर्विसेज़ की इंडिया में। सो इट स्टार्टेड विद मैकॉले रिपोर्ट ऑफ 1854। आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ते हैं। तो इसमें क्या था कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हमने स्टार्ट की थी, एंड इट एम्फसाइज्ड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एकेडमिक टैलेंट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, ओके? दीज टू आर मेंशन्ड हियर इन दिस न्यूज़। अब इसके बाद जो कोठारी कमीशन था 1975,
इट रिकमेंडेड द जो अभी भी चल रहा है कि 3 स्टेज फॉर्मेट लाइए, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। सो ये कोठारी कमिटी थी 1975, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लेट्स मूव अहेड। तो स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था, उसमें हायर वेटेज थी। जीएस पेपर था। ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, ठीक है? तो इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम थी। प्रीलिम्स की ही बात हो रही है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट था। अभी आप देखते हैं कि कोई ऑप्शनल नहीं है। हम जानेंगे क्यों हटाया गया, कैसे हटा, ओके? तो इसमें ये कुछ प्रॉब्लम थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मार्क्स और कट ऑफ्स बताए जाते थे, बट आंसर कीज़ को हम डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। आई एम सॉरी, ये चीज़ें भी नहीं डिस्कस की जाती थी, ओके? सो बट आरटीआई जो 2005 में आया, इट प्रूव टू बी अ गेम चेंजर, और एस्पिरेंट्स ने आरटीआई को यूज़ किया एंड दे डिमांडेड ट्रांसपेरेंसी। सो क्योंकि इसमें एक और चीज़ थी कि फिर इट लेड टू जुडिशियल स्क्रूटिनी, ओके? तो उसके बाद खन्ना कमेटी को इसमें अपॉइंट किया गया और उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स को रेकमेंड किया। तो दैट लेड टू द 2011 चेंजेस। अभी आप आजकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आपको ये चीज़ शायद पता नहीं होगी। तो इट लेड टू द चेंज इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो इसमें क्या था कि जो जीएस, आजकल आप जीएस और जीएस 2 में अपीयर होते हैं, उस समय एक ऑप्शनल पेपर भी था। सो 2011 में ये ऑप्शनल पेपर को रिमूव कर दिया गया और इंट्रोड्यूस किया गया जीएस, जो कि आज का जीएस है, सिमिलर पैटर्न पे, एंड सीसैट। बट उस टाइम पे सीसैट के पॉइंट्स भी, सीसैट के नंबर भी काउंट होते थे। इट वाज नॉट ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जाम। इसके बाद जो इश्यूज थे वो हाईलाइट हुए, दैट इट फेवर्स अर्बन इंग्लिश मीडियम साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें क्वांट, रीजनिंग, मैथ, क्वांट तो मैथ ही हो गया, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो इसमें ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, बिकॉज़ कॉम्प्रिहेंशन में तो आज भी ये चीज़ बोली जाती है कि दीज़ कॉम्प्रिहेंशन के जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर से या इंग्लिश मैगज़ीन से उठाया जाता है, सो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन इज़ नॉट एट पार विद व्हाट वी हैव इन इंग्लिश। सो ये चीज़ें उस टाइम भी हाइलाइट की गई थी, इसलिए उसको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बना दिया गया विद मिनिमम 33% जो है रिक्वायरमेंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो मेंस के जो एग्ज़ाम है, उसके लिए, उसमें रिफॉर्म्स के लिए हमने अरुण निगवेकर कमिटी 2012 में अपॉइंट की, और ये सिंप्लीफाई करने का, इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना ही इसका मेन था, और 2013 से रिकमेंडेशन को लगाया गया, और जनरल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम है, उनमें ये 4 सब्जेक्ट्स को डालने के लिए रिस्ट्रक्चर किया गया। इट्स नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट अभी भी दीज आर द परसिस्टिंग इश्यूज एंड क्रिटिसिज्म। सो अभी भी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सीसैट में जो प्रॉब्लम्स है, वी हैव डिस्कस्ड इट। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा। सिंसियर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाई अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो these are some things mentioned in the news, this news article, और इट सर्व्स मोर एज अ फिल्टर, बिकॉज 5 लाख एस्पिरेंट्स को 10,000 में कन्वर्ट कर देता है। सो दीज आर सम कंसर्न्स, एंड अगर हम मेंस की बात करें, आई थिंक यू जस्ट कैन रीड इट, बिकॉज इट विल जस्ट टेक आवर टाइम। जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दिस concerns which I have mentioned here, because इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझाने वाली चीज़। But I had to inculcate this because this news is important for you. Okay? Because इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, so you have to have a broad understanding of the subject. Let's move ahead. तो कंक्लूजन यही है कि अभी भी इवॉल्व कर रहा है, बट देयर आर सम सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शंस। देयर हैज़ टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू सो दैट वी कैन एंश्योर फेयरनेस अक्रॉस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड्स का मतलब है हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, रूरल अर्बन में जो डिफरेंस आता है, उस चीज़ को इसमें ध्यान दिया जाए, और डीपर एनालिटिकल एंड पॉलिसी ओरिएंटेड स्किल्स जो हैं वो बच्चों की टेस्ट की जाए, ठीक है? एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम किया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़। तो इसमें आपको जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना ज़रूरी था। मकॉली का जो 1854 का जो इसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, एंड इश्यूज आर देयर, सो यू नीड टू हैव अ लुक। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज़ व्हिच इज़ बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। तो आपको पता ही है कि जैसे रूफटॉप सोलर आजकल प्रेवलेंट है। सो हम जानेंगे कि व्हाट आर दीज बीआईपीवीज।
सो लेट्स मूव अहेड और आगे चलने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि सिलेबस के लिए इस न्यूज़ की क्या रेलेवेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन जीएस 3 जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है बिकॉज़ इट हैज़ दिस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, एनर्जी कंज़र्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सो उस पार्ट ऑफ द सिलेबस को ये कैटर करता है। ज्योग्राफी का जो जीएस 1 है वहाँ पे अर्बनाइजेशन का आपका टॉपिक है एंड दिस challenges in infrastructure so वहाँ पर ये आएगा and governance and policy GS2 because government schemes जैसे पीएम सूर्यघर योजना this is a very important scheme all those parts of the syllabus this news caters to और आप एसए में भी इस न्यूज़ को के पार्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं so let's understand a little bit more about the news और let's start सो जो स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट है इसका देखिए जो इंडिया का जो रूफ टॉप सोलर की कैपेसिटी है वो करंटली कह लीजिए अप्रैल 30 को इट वाज 17 गीगावाट्स ओके एंड इसमें कंस्ट्रेंट्स काफ़ी आ रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड आवर रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी बट जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा घर हैं देर आर वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ शैडो फ्री रूफटॉप स्पेस ओके सो कहीं पे काफ़ी क्लस्टर्ड घर हैं एक के ऊपर एक बन चुका है या फिर डायरेक्शन ऑफ द रूफ इज नॉट फेवरेबल फॉर द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन सो वो कुछ रीजंस हैं एंड अब ये बीएपीवी के बारे में बताया गया है कि इट ऑफर्स अ स्केलेबल स्पेस एफिशिएंट अल्टरनेटिव फॉर सोलर पावर इन अर्बन सेटिंग्स ओके सो अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बीआईपीवी है क्या सो बीआईपीवी जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए एंड इट स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स मतलब किसी बिल्डिंग में ही हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स में फोटोवोल्टिक जो सोलर सेल्स हैं उनको इंस्टॉल किया है जिससे एक तो वो देखिए एक तो वो एस्थेटिक्स को भी बढ़ा सकते हैं एक वो आपके लिए बिजली भी प्रोड्यूस करके देंगे और तीसरा क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के लिए भी फाइट करने के लिए काम आएगा बिकॉज दे आर अ रिप्लेसमेंट ऑफ coal power based energy so but this is the conceptual thing let's move into the news so देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमें इंटीग्रेट करना है सोलर फोटोवोल्टिक एलिमेंट्स को इनटू बिल्डिंग मटेरियल्स क्या हो सकते हैं वो चीज़ें फैसाड्स जो बिल्डिंग का फ्रंट है या फेस है वहां पर आप लगा सकते हैं विंडोज रूफ्स रेलिंग्स यहाँ पर ये यूज किया जा सकता है ओके एंड इसके अलावा इसका डुअल फंक्शन है पहली चीज तो है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ जाएगा जैसे विंडो में लगा दिया तो इट विल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो है ही देखिए कन्वेंशनल मटेरियल्स को ये रिप्लेस करता है ग्लास क्लैडिंग टाइल्स को ठीक है लेट्स मूव अहेड सो बेनिफिट्स क्या हैं देखिए वर्टिकल एंड अनकन्वेंशनल स्पेसिस को ये यूटिलाइज करता है और इंक्रीज करता है यूजेबल एरिया और इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं देखिए इसके ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कलर साइज शेप एंड लॉन्ग टर्म सेविंग्स होंगी आइडियल फॉर रेजिडेंशियल कमर्शियल एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सो दीज आर सम बेनिफिट्स विच यू नीड टू नो और एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं देखिए आप फसाड्स पे इसको लगा सकते हैं जैसे फ्रंट पे लगा दिया रूफिंग पे तो लगा ही रहे हैं आजकल ओके विंडोज एंड स्काईलाइट्स बैल्कनीज कैनोपीज एंड स्टैंडिंग डिवाइसेस सो ये इनकी कुछ बीआईपीवीज की एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं देखिए इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2031 तक 600 मिलियन तक पहुंचने वाली है एंड 850 मिलियंस तक पहुंचने वाली है 2050 तक सो इस काइंड ऑफ पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उसको कैटर करने के लिए वी नीड टू हैव मोर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और रूफ टॉप सोलर जो है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बट यहाँ पर हमारा जो स्पेस है हाई राइज बिल्डिंग जैसे यहाँ पर बन रही हैं तो काफ़ी लिमिटेड है अगर हम 16 स्टोरी की बिल्डिंग की बात करें तो सिर्फ 4000 स्क्वायर फुट का रूफ होगा तो दैट विल प्रोड्यूस ओनली 40 किलोवाट पीक बट अगर हम इस साउथ फेसिंग फसाड की बात करें तो अगर फेस पे हम लगाएंगे तो दैट विल प्रोड्यूस 150 के डब्ल्यू पीक सो ये बीआईपीवी से पॉसिबल हो पाएगा तो इट दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केआईपीवी जो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में भी रेलिवेंट है ओके अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नोटेबल इंस्टॉलेशन बताई हैं जैसे कंट्रोल एस डाटा सेंटर है नवी मुंबई में
उनका 863 किलोवाट पीक का फसाड सिस्टम लगा हुआ है इन देयर बिल्डिंग। रिन्यूएबल एनर्जी म्यूजियम है कोलकाता में एंड सोलर पावर डोम है। जिंदल स्टील की बात करें तो उन्होंने एक लार्ज स्केल बीआईपीवी सिस्टम लगाया है और कुछ रेलवे स्टेशन हैं विजयवाड़ा और साहिबाबाद जहाँ पर ये बीआईपीवीज इंस्टॉल किए गए हैं। चैलेंजेस क्या हैं? देखिए बीआईपीवी को इंस्टॉल करना सबसे पहली चीज़ तो यही है कि द इनिशियल कॉस्ट्स आर रियली हाई। पॉलिसी गैप्स हैं और इंसेंटिव्स भी कम हैं जैसे कि सब्सिडीज़ वगैरह, वो इसमें बीआईपीवी के पर्टिकुलर केस में नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। देखिए अभी आज आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बीआईपीवी का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। सो दैट मीन्स कि अवेयरनेस इज़ नॉट देयर। एब्सेंस नहीं है स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस की एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंस तो है ही। देखिए लिथियम पे हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं। ओके एंड बट हम ऐसा नहीं है कि कुछ पॉलिसी सपोर्ट नहीं मिल रही है। जैसे रूफटॉप सोलर के केस में ये जो यहाँ पर स्कीम लिखी गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में आई थी, ये रूफटॉप सोलर के लिए ही कैटर करती है। ठीक है? सो यहाँ पर आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी फॉर 3 किलोवाट पीक सिस्टम के लिए। बट ये 3 किलोवाट पीक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप 5 किलोवाट पीक भी लगाएँगे तो भी आपको 78,000 की सब्सिडी मिलेगी ही एंड इट एम्स टू प्रोवाइड these rooftop solar systems to 1 crore households. Okay, so this is about this scheme. इस स्कीम के बारे में आई वांट यू टू हैव अनदर लुक। आप प्लीज इसके बारे में देख लीजिएगा। एंड इसमें हमें नीड क्या है? देखिए इंस्टीट्यूशन सपोर्ट की नीड हमेशा ही होती है। सो वी कैन इंटीग्रेट बीआईपीवी इन नेशनल बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड एंड इको निवास संहिता। काइंडली रीड अबाउट दिस। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इंसेंटिव्स, पायलट प्रोडक्ट्स, these are some things which you can just रीड बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझाने वाली चीज़ नहीं है। ये स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव अहेड। सो कुछ ग्लोबल बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। सो सियोल के बारे में बताया गया है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। दिस इज अ सिटी इन साउथ कोरिया। सो यहाँ पे 80% सब्सिडी दी जाती है बीआईपीवी अगर आप इंस्टॉल करते हैं दिस। एंड ईयू यूरोपियन यूनियन में भी मैंडेटरी सोलर यूज़ है नई बिल्डिंग्स में और कुछ स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये बीआईपीवी को प्रमोट करते हैं। तो देखिए इसमें कंक्लूजन क्या है? इंडिया की जो एम है जो कि हमने बार-बार रिएटरेट किया है दैट वी वांट टू हैव 300 गीगावाट कैपेसिटी, दैट इज़ सोलर कैपेसिटी बाय 2030। ओके? और इसमें बीआईपीवी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बिकॉज़ इट इज़ अ लैंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। बिकॉज़ ये लैंड को नहीं हमारी कंज़्यूम करता है, ये बिल्डिंग्स में ही इंटीग्रेट होगा या उसके टॉप में लगेगा या फ़ैसाड में लगेगा। So it is a land neutral solution and it can contribute significantly to this 300. Okay, so अभी जो हमारी buildings है वहाँ से क्या potential है? That is 309 gigawatt. This is a huge potential, but we are not able to tap it. Okay, so 70% का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अभी भी बनना है वर्ल्ड बैंक। सो ये क्यों, ये वाली बात क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम कुछ पॉलिसीज लेके आए और बीआईपीवीज को हम इंटीग्रेट कर दें उन न्यू बिल्डिंग्स में विच आर गोइंग टू बी बिल्ट इन द फ्यूचर, सो ये काफ़ी ज़्यादा पिवटल होगा इंडिया की सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। बीआईपीवीज के बारे में आपको पता है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। So this is a very important discovery here at Rajgir Hot Spring. So this is a very relevant news for you also for exam point of view because जो बैक्टीरिया हैं इसमें जो बैक्टीरिया मिले हैं, these bacteria can solve a lot of our problems due to antimicrobial resistance और कुछ medicines की जो preparation है उनके लिए इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। with the help of these bacteria we can get these medicines faster। जानते हैं इस न्यूज़ में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वी विल डिस्कस एंड आपका इसमें क्लैरिटी भी हो जाएगी कंसेप्ट के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। सो रेलिवेंस की बात करें सो जीएस 3 में ये कैटर करेगा। जीएस 2 का जो हेल्थ वाला है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जो पब्लिक हेल्थ को चैलेंज है
दैट इट केटर्स टू। जियोग्राफी में जियोथर्मल फीचर्स जो हैं, यहाँ पे राजगीर हॉट स्प्रिंग की ही बात की गई है, कहाँ पर ये है उसके बारे में है। और प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो एसएनटी का जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका पार्ट है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली एक्टिनोबैक्टीरिया की यहाँ पर बात की गई है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और एस्से और इंटरव्यू में भी ये चीज़ें आपके लिए काम आने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता है कि ह्यूमन्स के लिए काफ़ी जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज़ लिमिटेड। ओके, दैट इज़ नॉट वेरी वाइड, दैट इज़ नैरोअर। ओके, बट देयर आर सम, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वाली जो रेंज देखेंगे, यहाँ पर तो ह्यूमंस माइट गेट थर्ड डिग्री बर्न्स 45 to 70 degrees, बट देयर आर सम बैक्टीरियाज which thrive in these heat conditions. They are called heat loving bacteria and उनको ही हम thermophiles बोलते हैं. This is very important for your prelim point of view. आपको पता होना चाहिए कि thermophiles क्या होते हैं. Simply these are the bacteria which are heat loving और in temperature में वो थ्राइव करते हैं। देखिए कहाँ पर पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, डीप सी वेंट्स, दीज आर आल्सो हॉटर, कंपोस्ट पाइल्स। और इनकी एक खास प्रॉपर्टी है जिनकी वजह से ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ओके, टू आउट कम्पीट अदर माइक्रोब्स इन हार्श एनवायरनमेंट। सो ये कुछ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं टू कम्पीट विद अदर माइक्रोब्स सो दैट दे कैन सर्वाइव इन दोज हार्श एनवायरनमेंट्स लाइक these high temperatures. So let's move ahead. सो इसमें जो कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, पहली बात तो ये है कि कहाँ पर किया गया है। सो ये किया गया है हमारे नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, राजगीर हॉट स्प्रिंग उसका नाम है। एंड किसने किया है? द स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड बाय वीआईटी इंस्टीट्यूट विच इज़ इन वेल्लूर तमिलनाडु, और इसको पब्लिश किया गया है इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। तो लेट्स मूव अहेड। तो मेथड क्या है इसमें? हमने वहाँ से वाटर के सैंपल्स को कलेक्ट किया है, सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट किया है, एंड दिस इज द टेक्निक यूज 16 sRNA मेटाजेनोमिक्स। सो ये आपका एसएनटी का कंसेप्ट है, इसको भी आपने एक बार देख लेना है कि व्हाट डज दिस मीन। ओके, सो इस टेक्निक को यूज किया गया है सैंपल कनेक्शन के लिए, बट यहाँ पर हम न्यूज पे ही रहेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो पहली चीज तो उन्होंने फाइंड किया कि ये जो एक्टिनोबैक्टीरिया है वो अप्रॉक्सीमेट 40 to 43% ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन है। मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन दीज हार्श एनवायरनमेंट्स आर एक्टिनोबैक्टीरिया। ओके, और ये जो एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनाते हैं। दीज आर सम एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स जो कि एक्टिनोबैक्टीरिया बना रहे हैं। ओके, और 7 स्ट्रेन्स उन्होंने ढूंढे हैं एक्टिनोबैक्टीरिया के जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करने के लिए जाने जाते हैं। हम इसमें जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है एक्टिनोबैक्टीरिया की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो 7 स्ट्रेन्स वी हैव फाउंड। तो पैथोजेंस जो टेस्ट किए गए हैं, दीज आर सम नेम्स हियर, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट हियर, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिनोबैक्टीरिया क्या है एंड वो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं। सो एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस। लेट्स मूव अहेड। तो जो डिस्कवरी हुई है, जो कंपाउंड उन्होंने प्रोड्यूस किया है, दैट इज डाई इथाइल थैलेट। ओके, सो इसको जीसीएमसी मेथड से उन्होंने चेक किया है। सो इसका जो सोर्स था ये वाला बैक्टीरिया था, एक्टिनोमाइसिटेल्स बैक्टीरियम फ्रॉम दिस राजगीर हॉट स्प्रिंग। सो अभी यहाँ पर ये चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिस्कवरी हुई है, इस कंपाउंड ने लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स इसको इनहेबिट किया, मतलब इसकी जो इफेक्टिवनेस थी उसको कम किया, एंड दिस causes listeriosis। अब listeriosis is a disease जो कि मिल्क के थ्रू जाती है, और मतलब इट इज़ अ ट्रांसमिटेबल डिजीज, और ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन में ही होती है। इसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा देख लीजिएगा बिकॉज इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो उसके क्योर के लिए जो कंपाउंड बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी ड्रग कंपनी को ये बनाना हो,
किसी मेडिसिन कंपनी को ये बनाना हो, तो उसके लिए ईयर्स ऑफ रिसर्च चाहिए होंगी, बट दीज बैक्टीरियाज दे प्रोड्यूस दिस कंपाउंड just in no time. So this is very relevant for us. So let's move ahead. So इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या होती है। देखिए, आप जैसे आपको कभी मान लीजिए खांसी जुकाम नॉर्मली हो जाता है, सो आप एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ओके। सो इफ वी टेक टू मच एंटीबायोटिक्स, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन बिकॉज दिस इज जस्ट अ डेली करंट अफेयर्स वीडियो, सो वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मैं आपको थोड़े में बता देता हूँ। तो अगर आप हर बार ही एंटीबायोटिक्स का लेंगे, तो कोई टाइम ऐसा आएगा जब वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगी टारगेटेड बैक्टीरिया पे, जो कि उस खांसी या जुकाम के पीछे रीज़न है। सो यही यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि डब्ल्यूएचओ भी बोलता है कि इट एस्टिमेट्स 1 ट्रिलियन एडेड हेल्थ केयर कॉस्ट्स बाय 2050 बिकॉज़ ऑफ एएमआर, ओके। सो ओवर यूज़ कर रहे हैं जो हम एंटीबायोटिक्स का, जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी वजह से एएमआर होती है। So we need urgency in discovering new antibiotics from natural sources. So this is important. So bacteria are natural sources. ये बात यहाँ पर की गई है। और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस भी आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि पीसीआर एंजाइम जो है वो हमारे थीमस एक्वासेटस बैक्टीरिया से हम लेते हैं। इसका मतलब यह है कि दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस दिस एंजाइम, ओके, एंड दिस एंजाइम इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। प्लांट ग्रोथ प्रमोशन में this bacteria is important, and heat stable enzymes for industrial bioprocesses. These enzymes are also produced by several bacteria. So these are some applications. So I hope you got an idea about the relevance of this news. Let's move ahead. So another news which is important for you कि motion of impeachment जो है वो, ये जो हमारा मानसून सेशन आने वाला है वो, this motion will be introduced by the government in the Rajya Sabha. So the name of the judge is not important for you, but क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने आपके लिए डाल दी हैं। पहली चीज़ तो है कि पॉलिसी एंड गवर्नेंस में के रिलेटेड प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, सो रिमूवल कैसे होगा? सो आर्टिकल 217 एंड 124(4), ये जो दो आर्टिकल्स हैं, दीज आर्टिकल्स कैटर टू द प्रोसेस। इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है इस प्रोसेस में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कमिटीज, सीजीआईज एंड ऑल पार्टी कंसेंसस, बट लेट्स डिस्कस इट इन अ फ्यू मिनट्स। तो देखिए, सो ये जो जज को इम्पीच करने का जो मोशन है, इसमें 100 people in Lok Sabha and 50 people in Rajya Sabha, people means MPs, so इनको ये मोशन फॉरवर्ड करना होगा। और उसके बाद जो वहाँ का जो स्पीकर है, या फिर या अगर, हाँ, अगर हम लोकसभा की बात करें, सो लोकसभा स्पीकर उसको, उस मोशन को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ओके। बट 100 अगर करेंगे सो इट विल बी एक्सेप्टेड। और वो एक्सेप्ट होने के बाद पार्लियामेंट का क्या रोल है? सो पार्लियामेंट कमिटीज, उसमें पार्लियामेंट कमिटी उसको चेक करेगी, उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं, एंड इट विल मूव हेड। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, यही 2 चीज़ें बोलता है। तो इसमें जो प्रॉपर जो इंक्वायरी के लिए गाइडेंस दी गई हैं, दे कम फ्रॉम योर जजेस इंक्वायरी एक्ट, ओके, 1968, आई मे बी रॉन्ग, काइंडली हैव अ लुक एट दिस। सो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है। और इसमें आप थोड़ा और डिटेल में जा सकते हैं बिकॉज़ दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर स्टैटिक सिलेबस। सो यहाँ पर आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट दिस मोशन इज़ लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो जीएस2 में भी ये काम आ सकता है। आपके जुडिशरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैकेनिज्म है फॉर रिमूवल ऑफ जजेस एंड बैलेंस ऑफ पावर्स का जो कांसेप्ट है उसमें, एंड पार्लियामेंट का क्या रोल है इन अपहोल्डिंग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सो दिस इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज इट विल होल्ड जुडिशरी अकाउंटेबल। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी यहाँ पर मैंने आपको डाल दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनको इंडाइट किया है बिकॉज देयर वाज अ होर्ड ऑफ कैश फाउंड एट हिज रेजिडेंस। सो और सुप्रीम कोर्ट ने ही यूनियन गवर्नमेंट को ये रेकमेंड किया है
कि आप इम्पीचमेंट के साथ जाइए। सो यूनियन गवर्नमेंट इज़ इनिशिएटिंग द प्रोसेस और हो सकता है राज्यसभा में ये स्टार्ट भी हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज़। लेट्स मूव अहेड। सो एक और न्यूज़ यहाँ पर है कि जो नेशनल पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क सेंटर्स हैं इंडिया में, उनको गवर्नमेंट वाइंड डाउन करने वाली है। सो ये डब्ल्यूएचओ एस्टेब्लिश करती है और इंडिया में ऑलमोस्ट 200 यूनिट्स हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि पोलियो जो है वो इंडिया इज़ पोलियो फ्री 2014 में ही डिक्लेयर कर दिया था डब्ल्यूएचओ ने इसे। क्यों करते हैं? बिकॉज़ 3 साल तक नो केस कॉज्ड बाय वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन। सो इसलिए इसको हमने कर दिया था। इसमें एक और चीज़ है, जैसे आपने भी पोलियो की दवाई ली होगी, तो दैट इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन। सो यहाँ पर एक हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जॉन, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमको ओरल पोलियो वैक्सीन को रिप्लेस करना होगा आईपीवी से। ओके, सो ये कुछ इसमें चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस न्यूज़ के जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्यों नहीं। सो दीज़ आर ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप डेली इन वीडियोज़ को फ़ॉलो करें, बिकॉज़ अगर आप डेली करेंगे सो हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो भी होगी, डिटेल में आपके पास आ जाएगी। You don't have to read all the newspaper, all the news कि कौन सी सिटी में क्या हो रहा है। You don't need to waste time. You need to work smart. So that's why at Work Smart UPSC we try to analyze all these news for you. यहाँ तक कि हम ये नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ सके हर एक टॉपिक के बारे में, और आपको ये भी बताया जाता है कि रेलिवेंस क्या है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ-साथ बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। So I thank you all for your patience, and I hope that you like this video, and I'll see you soon. Thank you.